तो हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर हमने आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट किया था, तो उसी को पढ़ेंगे हम। सो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने रेप्लिकेशन 4 का कंसेप्ट देखा था एंड योर मिजल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट, कि हमने ये प्रूव किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसे होती है आपकी सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है। सो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मोड है वो कैसा होता है आपका सेमी कंजर्वेटिव। सो दिस वाज प्रूव्ड बाय मिजल्सन एंड स्टाहल। ठीक है। सो हमने रेप्लिकेशन 4 देखी थी कि जैसे ये आपकी रेप्लिकेशन 4 थी। सो वी हैव one leading strand and one we have a lagging strand. So 3 prime to 5 prime was your leading and 5 to 3 was your lagging. तो ये हमने डीएनए के दो स्ट्रैंड शो किए थे। वन इज 3 to 5, 3 prime to 5 prime, and other is your 5 prime to 3 prime. So 3 to 5 was your leading or continuous strand, leading or continuous strand. And 5 to 3 was your lagging or discontinuous strand, lagging or discontinuous strand. So leading or continuous, lagging और discontinuous. ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है आपका एक तरह से प्राइमर। ठीक है, क्योंकि जो डीएनए एंजाइम बनाता है उसका क्या नाम होता है आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और मैंने आपको बताया था इस एंजाइम की टू रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक तो इसको टेम्पलेट चाहिए और दूसरा 3 प्राइम OH ग्रुप जो कि प्राइमर प्रोवाइड करता है। और चाहे लीडिंग स्ट्रैंड है चाहे लैगिंग है, रेप्लिकेशन आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होती है। ठीक है, चाहे लीडिंग स्ट्रैंड है चाहे आपका लैगिंग स्ट्रैंड है। So DNA replication always takes place in 5 prime to 3 prime direction. ठीक है, तो ये हमने बेसिक सा पढ़ लिया था कि रेप्लिकेशन 4 क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, कि बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन कैसे होती है और बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से डिफरेंट आपके पॉलीमरेजेस होते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक दैट विल स्टडीज योर डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। DNA replication in prokaryotes. DNA replication in prokaryotes. और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ई कोलाई की, ई कोलाई। सो अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स की बात करें, सो एक तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरिया है, जैसे अगर हम ई कोलाई की बात करें, सो उसमें जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर है। ठीक है, बैक्टीरिया क्रोमोसोम कैसा होता है सर्कुलर। ठीक है, इन बैक्टीरिया वी हैव ए स्पेसिफिक लोकस जिसे आप क्या बोलते हो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यू कैन कॉल इट एज ओराइसी। बैक्टीरिया में जो रेप्लिकेशन है ना वो एक स्पेसिफिक ऑरिजिन से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इन बैक्टीरिया रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट ए स्पेसिफिक लोकस एंड सेकंड पॉइंट इज दैट इन बैक्टीरिया रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन में हो रही है। दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक रेप्लिकेशन 4 का आपकी इस साइड बनेगी और एक रेप्लिकेशन 4 का आपकी इस साइड बनेगी। ठीक है, सो बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन कैसी होती है आपकी बाई डायरेक्शनल। सो इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर एक तो हमने क्या बोला कि बाई डायरेक्शनल होती है और एक स्पेसिफिक लोकस के ऊपर आपकी रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है। सिर्फ बाई डायरेक्शनल एंड एट स्पेसिफिक लोकस, at specific locus. इसके अलावा जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट इज वेरी एक्यूरेट। डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी एक्यूरेट।
DNA replication is very accurate. That is only one mistake. One mistake is made. One mistake is made for every 10 raised to power 9 to 10 raised to power 10. 10 raised to power 9 to 10 raised to power 10 nucleotides incorporated. मतलब सिर्फ एक मिस्टेक होती है जब आपके इतने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, ठीक है। मतलब दिस इज 1 बिलियन टू 10 बिलियन। अब क्वेश्चन ये आता है कि मतलब कैसे इतनी एक्यूरेट है, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन क्या दिया जाता है, जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है, दे डू हैव ए एक्टिविटी विच इज नोन एज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, इनके पास एक एक्टिविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, विच इज योर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो डीएनए पॉलीमरेज के पास कौन सी एक्टिविटी होती है, आपकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, विच इज योर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। जिसे आप क्या बोल सकते हो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी होती है ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है एज कम्पेयर टू योर जिस डायरेक्शन में आपकी रेप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके डीएनए में ए टी जी सी टी सी जी सी टी जो भी सीक्वेंस है आपका, ठीक है। तो ये मान लो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है। सो रेप्लिकेशन कौन सी डायरेक्शन में होती है, 5 टू 3। तो ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी। अब मान लो टी के सामने ए आना चाहिए था बट गलती से आ गया जी, ठीक है। तो ये मिस्टेक है क्योंकि टी के सामने तो ए आना चाहिए ना। तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ही कई बार एरर हो जाते हैं। सो ये जो एक्टिविटी है जिसको हमने बोला प्रूफ रीडिंग, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी, क्योंकि ये 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एंड पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है एज कंपेयर टू योर डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। क्योंकि अगर गलती से गलत लग गया तो उसको ये हटाएगा, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज के पास ये एक्टिविटी आपकी होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, सो विल डिस्कस अबाउट दैट। जैसे बैक्टीरिया के अंदर वी हैव डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 and 3, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 and डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3, ये मैं आपको इमेज से दिखाता हूँ कि ये तीनों पॉलीमरेज क्या क्या होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। और जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो सबसे मेन डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ठीक है। उसके पीछे रीजन देखेंगे वाई द प्रिंसिपल और मेन जो रेप्लिकेशन एंजाइम है आपका बैक्टीरिया में, वाई इट इज डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। कि डीएनए पॉलीमरेज 3 कैसे आपका मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है, ठीक है। तो ये एक टेबल है, वहीं से हम इसका कंपैरिजन देखते हैं आपका। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस ऑफ ई कोलाई, ठीक है। तो ये कंपैरिजन उसने आपको दे रखा है। सो वन वी हैव पॉलीमरेज 1, 2 and 3, ठीक है। जैसे उन्होंने जीन्स का नाम बता रखा है, स्ट्रक्चरल जीन जो 1 बनाता है उसका नाम है पॉल ए, 2 इज पॉल बी एंड 3 इज पॉल सी,
सब यूनिट्स की बात करी जाए कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो सब यूनिट्स हैं वो पॉलीमरेज 1 में 1 टाइप की होती हैं, पॉलीमरेज 2 के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और आपके पॉलीमरेज 3 में ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मॉलिक्यूलर वेट इन्होंने बता रखा है, ठीक है। सो मेन तो आप ये तीन चार चीजें याद रखना। जैसे एक तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, जो अभी हमने डिस्कस करी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है, विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी की डीएनए एप्लीकेशन इतनी एक्यूरेट क्यों है, बिकॉज इफ समहाउ रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड gets inserted into the growing chain, this activity will remove that your wrong nucleotide, and this activity is present in all three डीएनए पॉलीमरेजेस। 1 के पास भी होती है, 2 के पास भी होती है, और 3 के पास भी, ठीक है। दिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी अभी हम डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ पॉलीमरेज 1 के पास होती है, 2 और 3 के पास ये एक्टिविटी आपकी नहीं होती है, ठीक है। देन वी हैव पॉलीमराइजेशन रेट। पॉलीमराइजेशन रेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एडिड पर सेकेंड, कि अगर आपका जो पॉलीमरेज है, अगर वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना स्टार्ट करता है तो वो एक सेकंड में कितने ऐड कर सकता है। पॉलीमरेज 1 कैन ऐड 16 to 20, 2 कैन ऐड 40, एंड 3 कैन ऐड 250 to 1000, ठीक है। दैट इज द रीजन वाई पॉलीमरेज 3 इज द मेन एप्लीकेशन एंजाइम इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्योंकि मैक्सिमम इट कैन ऐड 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, तो सबसे ज्यादा स्पीड इसी की है, ठीक है। और मैक्सिमम आप यही मान के चलोगे कि जो बैक्टीरिया के अंदर या इकोलाई के अंदर जो नंबर ऑफ आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं एक सेकंड में, दे आर दैट इज 1000। देन इफ यू टॉक अबाउट प्रोसेसिविटी, प्रोसेसिविटी मींस न्यूक्लियोटाइड एडेड बिफोर पॉलीमरेज डिसोसिएट, कि अगर पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के बाद वो डिसोसिएट होता है, ठीक है। So that is 3 to 200 for pole 1, 1500 for pole 2, and greater than equal to 5 lakh for pole 3. So you can see the processivity as well as the polymerization rate. ये दोनों के दोनों ही polymerase 3 के ज्यादा है, ठीक है। That is why polymerase 3 is the main replication enzyme in bacteria. Main replication enzyme in bacteria. तो polymerase 3 सबसे main replication enzyme होता है। थर्ड, ये तो मॉलिक्यूलर वेट है इसका ना, डाल्टन्स में है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो चलो आपको क्या इतना याद रखना है, क्योंकि इतना एमआर इज योर मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अभी ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, जैसे ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का क्या काम होता है, और वैसे हम इस एक्टिविटी को अलग से भी यूज करते हैं, वो भी अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे पॉलीमरेज 2 का रोल होता है डीएनए रिपेयर में। पॉलीमरेज 2 का रोल किसमें होता है, डीएनए, इट इज इन्वॉल्व इन ए टाइप ऑफ डीएनए रिपेयर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि बेसिकली जो पॉलीमरेज 1 के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, और ये जो इसके पास एक एक्टिविटी एक्स्ट्रा है जिसे हम कौन सी एक्टिविटी बोल रहे हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एक्टिविटी, कि इस एक्टिविटी का फंक्शन, ये तो अभी हम जब रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, एक तो तब पढ़ेंगे, और एक अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्टिविटी को ना हम पॉलीमरेज 1 से अलग करवा लेते हैं, और इन विट्रो एक प्रोसेस होता है निक ट्रांसलेशन, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। तो वैसे हम आरडीटी में पढ़ते हैं डिटेल में कि निक ट्रांसलेशन क्या होता है, बट चलो थोड़ा सा बेसिक आपको बताता हूँ कि व्हाट इज निक ट्रांसलेशन। तो चलिए देखते हैं पॉलीमरेज आपके 1 के बारे में, ठीक है। इसे हम कोरनबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं, पॉलीमरेज 1 को हम और क्या बोलते हैं आपका, कोरनबर्ग एंजाइम, ठीक है। तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इट इज ऑल्सो नोन एज कोरनबर्ग एंजाइम। कोरनबर्ग एंजाइम,
तो हम क्या करते हैं ना, जैसे ये मान लो मैं एंजाइम दिखा रहा हूँ, ठीक है, मान लो इसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज हैं। सो एक तो ऑब्वियसली इसके पास पॉलीमराइजेशन वाली एक्टिविटी है, कि जैसे मैंने 3 एक्टिविटी दिखा दी। दिस इज योर पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, दिस इज योर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, and this one is 5 prime to 3 prime axonuclease activity. ये हमने क्या शो करी है, 3 एक्टिविटीज। नाउ बाय द एक्शन ऑफ प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटीएज के एक्शन से, जो प्रोटीएज होता है वो, उसके एक्शन से हम इस एक्टिविटी को रिमूव कर देते हैं। दैट इज योर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। सो रेस्ट जो रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं आपका, दैट इज योर लार्ज फ्रेगमेंट, ठीक है। तो उसमें आपकी पॉलीमराइजेशन और साथ में कौन सी एक्टिविटी होती है आपकी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं हम लार्ज फ्रेगमेंट, लार्ज फ्रेगमेंट और लीनो फ्रेगमेंट, लार्ज फ्रेगमेंट और लीनो फ्रेगमेंट। लार्ज फ्रेगमेंट और लीनो फ्रेगमेंट। सो डीएनए जो आपका पॉलीमरेज, तो अगर आप डीएनए पॉलीमरेज 1 में से इफ यू रिमूव द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लार्ज फ्रेगमेंट और लीनो फ्रेगमेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया ना, ये तो चलो इंटैक्ट होती है वैसे पॉलीमरेज 1 के पास, बट हम इसको यूज करते हैं। अब वही बात है ना, हमने इसको अलग क्यों किया, क्योंकि हम इसको एक प्रोसेस में यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हम निक ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आप इसको एज ए नोट लिख लो अभी। तो निक ट्रांसलेशन एक टेक्निक होती है रेडियो लेबलिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। किसके लिए टेक्निक होती है, रेडियो लेबलिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। सो द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, the 5 prime to 3 prime exonuclease activity of intact DNA polymerase 1, of intact DNA polymerase 1, polymerase 1 can replace a segment of DNA, can replace a segment of DNA in bracket over RNA, or RNA paired to the template strand, comma, in a process known as nick translation, in a process known as nick translation, निक ट्रांसलेशन, ठीक है। सो निक ट्रांसलेशन एक टेक्निक है फॉर रेडियो लेबलिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज 1 की, मतलब इससे क्या करते हैं ना, आप एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को रिप्लेस कर सकते हो जो टेम्पलेट स्टैंड के साथ होता है, और ये हम आरडीटी में पढ़ते हैं। सो निक ट्रांसलेशन, आप चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, बट अभी फिलहाल याद रखना, इट इज ए टेक्निक फॉर रेडियो लेबलिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। निक ट्रांसलेशन किसके लिए टेक्निक है, रेडियो लेबलिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, रेडियो लेबलिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स।
रेडियो लेबलिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये हमने बात करी पॉलीमरेसिस की, ठीक है। सो चलो, ये तो ऐसे नहीं कि सिर्फ रेप्लिकेशन में आपको पॉलीमरेज ही चाहिए होता है, बट देर आर सो मैनी अदर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, तो वो भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सो इसमें आप लिखिए कि जो रेप्लिकेशन इन इकोलाई, रेप्लिकेशन इन इकोलाई, रेप्लिकेशन इन इकोलाई requires not just a single DNA polymerase, requires not just a single DNA polymerase, single DNA polymerase, but 20 or more different enzymes, but 20 or more different enzymes and proteins, 20 or more different enzymes and proteins, each performing a specific task, each performing a specific task, each performing a specific task, ठीक है। तो मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको पॉलीमरेज ही चाहिए होता है, आपको 20 और मोर डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सो ये जो एंटायर कॉम्प्लेक्स होता है, द एंटायर कॉम्प्लेक्स, द एंटायर कॉम्प्लेक्स has been termed as, has been termed as DNA replicase system or replisome, DNA replicase system और replisome, DNA replicase system और replisome। जो एंटायर कॉम्प्लेक्स है इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेट सिस्टम और रेप्लिसोम, ठीक है। सो और भी बड़े सारे हम प्रोटीन्स अभी डिस्कस करेंगे जो कि बैक्टीरिया में हमें रेप्लिकेशन में चाहिए होते हैं, वो चाहे हेलिकेज है, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, डीएनए ए बी सी, तो बहुत सारे प्रोटीन चाहिए होते हैं। तो सिंपली ये नहीं है आपको कि सिर्फ पॉलीमरेज ही चाहिए, ठीक है। चलिए उससे पहले हम एक कंसेप्ट देखते हैं क्योंकि उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहले जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि जैसे जो ई कोलाई है, ठीक है, अगर हम ई कोलाई की बात करें, सो नंबर ऑफ बेस पेयर, ई कोलाई में जो बेस पेयर होते हैं दैट इज 4.6 इंटू 10⁶। तो मतलब कितने बेस पेयर होते हैं, 4.6 मिलियन, ठीक है। दिस मच बेस पेयर इज प्रेजेंट इन ई कोलाई, ठीक है, दैट इज 4.6 मिलियन। सो अगर ये जो 4.6 बेस पेयर है और हमने बात करी जो रेट ऑफ, मतलब जो पॉलीमराइजेशन रेट है या रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है, दैट इज 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। तो आपने ये बताना है कि अगर इतना साइज है डीएनए का तो उसको पॉलीमराइज होने में कितना टाइम लगेगा, उसको पॉलीमराइज होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो बैक्टीरिया में 4.6 मिलियन बेस पेयर है, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है दैट इज योर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स विल बी एडेड पर सेकेंड। सो कितना टाइम लगेगा इतने बड़े जो डीएनए उसको रेप्लिकेट होने में, तो करिए कैलकुलेट टाइम। चलिए देखते हैं इसे कि सो बेसिकली हमने कहा कि 1000 न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड पर सेकेंड, तो दिस इज द रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स 1 सेकेंड में ऐड हो रहे हैं। अब क्वेश्चन में कि 4.6 मिलियन जो न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर हैं वो कितने टाइम में ऐड होंगे, तो दैट विल बी 4.6 इंटू 10⁶ बाय 1000, दैट इज 10⁻3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका
4.6 into 10 की पावर 3 which comes out to be 4600 सेकेंड। और अगर इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 4600 by 60 it comes out to be approximately 76 minutes। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चंस में अभी डिस्कस भी करेंगे, मैं आपको दूंगा अभी से आज। देखो अब हम कहते हैं जो इक्वलाई है उसका जो जनरेशन टाइम है या डबलिंग टाइम है वो तो 20 मिनट्स है, तो मतलब बैक्टीरिया तो 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, और डिवाइड करने से पहले तो उसका डीएनए रेप्लिकेट होना चाहिए ना। जो बैक्टीरिया है उसका डबलिंग टाइम 20 मिनट्स है, तो ऑब्वियसली एक बैक्टीरिया में जो डीएनए जब उसकी कॉपी बनेगी तभी दो बैक्टीरिया बनेंगे ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें कि रेप्लिकेशन में 76 मिनट्स लगते हैं, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि रेप्लिकेशन में 76 मिनट्स लग रहे हैं और डीएनए आपका 20 मिनट्स में, मतलब सेल जो है वो 20 मिनट्स में डिवाइड कर रहा है। रेप्लिकेशन का टाइम तो कम होना चाहिए ना। ठीक है, सो अब इसमें एक तो चलो, एक तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है उसमें जो रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, कि इधर भी चल रही है इधर भी चल रही है। तो आधा टाइम तो ऐसे हो गया कि अगर यहाँ से स्टार्ट करा तो हाफ, क्योंकि आपको इधर से भी हाफ बनाना इधर से भी हाफ, तो अगर मैं 76 को 2 से डिवाइड कर दूं तब भी आपके 38 मिनट्स हैं। मतलब ये बात पक्की है कि कहीं जगह 38 लिखा होगा कहीं जगह 40 लिखा होगा, कि इतने मिनट्स डीएनए को रेप्लिकेट होने में लगते हैं। पहले हमारा 76 आया, या चलो कहीं जगह उसको वैसे 80 लिख देंगे, लेकिन बाई डायरेक्शनल से मैंने उसका हाफ कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन ये तो अभी भी ज्यादा है। तो कैसे बैक्टीरिया जो है वो फिर 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है? बिकॉज ये बात पक्की है कि उसके डीएनए रेप्लिकेशन को 40 मिनट्स चाहिए। इस बात में कोई भी बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप, मतलब ये गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया कैन ऐड ओनली 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, एंड दिस थिंग इज फॉर श्योर कि उसको 40 मिनट जो है वो डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए चाहिए। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रेप्लिकेशन को 40 मिनट चाहिए, सो हाउ कम योर बैक्टीरिया विल डिवाइड इन 20 मिनट्स। ठीक है, चलो इस पे बेस अभी क्वेश्चंस देखेंगे, तो इसका रीजन भी मैं आपको फिर बताऊंगा, या चलो आप इसके बारे में सोचना कि ऐसा कैसे हो सकता है। जनरल आप सोचो 40 मिनट डीएनए रेप्लिकेशन में लगते हैं लेकिन बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो इसके बारे में सोचना, अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको स्टेटमेंट से थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल पहले हम कुछ स्टेप्स देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सो रेप्लिकेशन ऑफ इकोलाई, replication of E. coli chromosome proceeds in stages. Replication of E. coli chromosome proceeds in stages. Proceeds in stages. So first stage होती है आपकी initiation. Second stage is elongation. And third stage is termination. Initiation, elongation and termination. ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं किसकी आपकी, जिसमें ई कोलाई की रेप्लिकेशन प्रोसीड होती है। पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं फिर इसको हम इमेज की फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशिएशन की। ठीक है, फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे, इनिशिएशन। पहले कुछ पॉइंट्स लिखिए, फिर वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इनिशिएशन, सो तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ई कोलाई में सिर्फ एक स्पेसिफिक जो बेसिकली आप कह सकते हो एक लोकस या एक स्पेसिफिक जगह से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। सो इसमें लिखिए द ई कोलाई replication origin, the E. coli replication origin, comma or IC, comma or IC, comma consist of
245 base pair consist of 245 base pair and contains DNA sequence elements and contains DNA sequence elements that are highly conserved, that are highly conserved, that are highly conserved among bacterial replication origins, highly conserved among bacterial replication origins. और आईसी के अंदर 245 बेस पेयर होते हैं और उसमें वो एलिमेंट होते हैं जो हाईली कंजर्व है, ठीक है। सो टू टाइप ऑफ सीक्वेंसेस, यहाँ पर हम टू टाइप ऑफ सीक्वेंसेस की बात करेंगे दैट इज ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। Two type of sequences are of special interest. First is your four repeats of 9 base pair. Okay, 4 repeats of 9 base pair. 9 base pair. 4 repeats of 9 base pair sequence, जिसे हम क्या बोलते हैं, R sites. In bracket R sites that serve as the binding site, that serve as the binding site for the key initiator protein, for the key initiator protein DNA A, key initiator protein DNA A, कॉमा, ठीक है। तो एक तो ये रीजन हो गया जिसमें 9 बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर डीएनए ए आके लगता है, क्योंकि डीएनए ए सबसे पहले बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन में आके लगेगा, ठीक है। देखेंगे अभी इसका क्या फंक्शन होता है। और सेकंड बेसिकली 13 बेस पेयर वाले 3 सीक्वेंसेस होते हैं। 13 बेस पेयर वाले आपके 3, यू कैन सी 3 रिपीट्स होते हैं। 13 बेस पेयर वाले आपके 3 रिपीट्स होते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो 3 रिपीट्स होते हैं, सो दे आर रिच इन 80 base pairs, rich in 80 base pairs called the DNA unwinding element, called the DNA unwinding element. So two type of sequences are of special interest. मतलब इसकी लेंथ है 245, एक R साइड्स होती हैं, ठीक है, जो कि जिनके 4 रिपीट्स होते हैं। यहाँ पर आके सबसे पहले एक प्रोटीन लगता है डीएनए ए, ठीक है। और उसके बाद ये डीएनए ए जो 80 बेस पेयर वाला रीजन है, इसकी डीनेचुरेशन कराता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। एक तो अभी रिसेंट पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें ना ये दोनों चीजें उसने उल्टी लिख दी थी कि 13 बेस पेयर वाले के साथ डीएनए ए लगता है और डीनेचुरेशन 9 वाले की होती है, तो वो तो उसने उल्टा लिख दिया था और वही पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था कि ओरिजिन ऑफ जो रेप्लिकेशन होता है ना, वो 80 बेस पेयर्स में रिच होता है। तो उसने पूछा था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किस टाइप के सीक्वेंसेस में रिच होता है, उसका आंसर था 80, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन अभी आप देखोगे जब हम करेंगे, आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस करोगे तो आपको उसमें पता लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन प्रोटीन है उसका नाम है डीएनए ए, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं, अभी डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाऊंगा ये चीजें, एक बार आप थ्योरी लिख लो।
the crucial component, the crucial component, the crucial component in the initiation, in the initiation, in the initiation is the DNA protein, is the DNA protein, is the DNA protein. So this protein is basically a member of, it is a member of, it is a member of AAA plus ATPase protein family, AAA plus ATPase protein family. It is a member of AAA plus ATPase protein family. ठीक है, so इसमें जो AAA है, it stands for ATPases, ATPases associated with, ATPases associated with diverse cellular activities, diverse cellular activities, ATPases associated with diverse cellular activity और activities. ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोटीन आता है ना, वो कौन सा आता है आपका? डीएनए ए. ये जो डीएनए ए है, अगर इसके साथ एटीपी लगा हुआ है तभी ये एक्टिव होता है. ठीक है, नॉर्मली ये इनएक्टिव होता है, बट जब इसके साथ क्या लग जाता है आपका? एटीपी, देन इट इज एक्टिव. डीएनए ए प्लस एटीपी इज योर एक्टिव. तब ये कैसा होता है आपका? एक्टिव. एंड ये जो डीएनए ए है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है. डीएनए ए is responsible for, is responsible for denaturation of, denaturation of DNA unwinding element, DNA unwinding element. DNA किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? denaturation of DNA unwinding element. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? तो पहले इसने डीनेचुरेशन करा दी. ठीक है, उसके बाद डीएनए सी, उसका काम होता है आपका हेलिकेस को लोड करना. ठीक है, ये सभी चीजें भी आपको डायग्राम से दिखाऊंगा. अभी तक हमने ये बात करी है कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में 245 बेस पेयर हैं. टू टाइप ऑफ सीक्वेंस स्पेशल इंटरेस्ट के हैं. एक 9 बेस पेयर वाले 4 रिपीट्स होते हैं जहां पर डीएनए ए आके लगता है. ठीक है, उसके बाद जो 13 बेस पेयर वाला 80 रिच सीक्वेंस होता है, उसको ये डीएनए ए क्या करता है आपका? उसको एक तरह से डीनेचर करता है. ठीक है, तो किसको डीनेचर करता है? वो 80 रिच रीजन को. ठीक है, उसके बाद आपका आएगा डीएनए सी. डीएनए सी का क्या काम होता है? वो डीएनए बी को लोड करता है. ठीक है, उसके बाद आता है डीएनए सी प्रोटीन. ये भी इसी फैमिली का होता है. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रिपल ए प्लस एटीपेज फैमिली, ट्रिपल ए प्लस एटीपेज फैमिली. तो ये क्या करता है? इट लोड्स द, it loads the DNA B protein, DNA B protein on the separated DNA strands, separated DNA strands. It loads the DNA B protein on the separated DNA strands in the denatured region, denatured region. तो ये जो डीएनए बी होता है, ये क्या होता है आपका? हेलिकेज. डीएनए बी जो बेसिकली आपके डीएनए को क्या कराता है? ये अनवाइंड. ठीक है, तो दैट इज योर हेलिकेज. तो डीएनए सी किसको लोड कराता है? डीएनए बी को. ठीक है, सो टू ऑफ द रिंग शेप्ड, two of the ring shaped, two of the ring shaped
DNAB hexamers, DNAB hexamers are loaded in the DNA unbinding element, in the DNA unbinding element, comma, one onto each DNA strand, one onto each DNA strand, one onto each DNA strand. ठीक है, तो two of the ring shaped hexamers loaded into the in the DNA unbinding element. ठीक है, उसके बाद the ATP bound to DNAC is hydrolyzed, comma, releasing the DNAC and leaving the DNAB bound to DNAB bound to the DNA. मतलब पहले दोनों आगे लगते हैं, बट DNAC का काम सिर्फ ये होता है कि उसने DNAB को लगाना होता है. ठीक है, और उसके बाद आपका लिखा ना, रिलीजिंग द DNAC एंड लिविंग द DNAB बाउंड टू द DNA. ठीक है, तो ये आपका DNAB जो है वो जहां पर आपके स्टैंड सेपरेट हुए हैं, जहां पर डीनेचुरेशन हुई है, वहां पे DNAB आके लग जाएगा. ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं डायग्रामेटिकली, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे. तो एक इमेज में आपको शेयर करता हूँ, वहां से देखते हैं. तो इसमें जैसे उसने आपको इमेज में क्या शो करेगा, दिस इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, तो जैसा भी मैंने डिस्कस करा कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में 245 बेस पेयर होते हैं, और उसने कहा कि 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट. ठीक है, कौन कौन से हैं वो, दैट इज 9 बेस पेयर वाले होते हैं आपके 4, जो मैंने अभी आपको लिखवाया था. 9 बेस पेयर वाले होते हैं 4 रिपीट्स. ठीक है, जैसे 1 2 3, एक के ऊपर इसने DNA लगा रखा, तो ये 4. ठीक है, और मैंने आपको बताया था 13 बेस पेयर वाले कितने होते हैं आपके 3. ठीक है, सो ये जो DNA है, ये आपका बेसिकली यहाँ पर आके बाइंड करते हैं, इन्हें बोलते हैं हम आर साइट्स. ठीक है, अब एग्जाम में उसने ये उल्टा करा ना, एग्जाम में उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी. उसने कहा कि DNA जो A है वो 13 बेस पेयर पे आके लगता है, तो ये स्टेटमेंट वहां पे गलत थी, क्योंकि 13 बेस पेयर वाला 80 रीच है, जिसे हम क्या बोलते हैं, DNA अनबाइंडिंग एलिमेंट. ठीक है, तो आप देखो ना, पहले 3 4 लगे, फिर देखो 20 to 40, तो एक रैप्ड DNA A रिच रीजन ऑफ और IC बन गया. तो यहाँ पर सारे DNA A है, क्योंकि आर साइट्स वो हैं जो कि आप कह सकते हो वो साइट्स जहाँ पे DNA A आके आपका लगता है. ठीक है, उसके बाद ये जो DNA A है, ये क्या कराता है आपका, डीनेचुरेशन. ठीक है, आप देख सकते हो कि जो ये येलो में है, यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, इट इज बेसिकली ओपन हो गया. ये इसकी अनबाइंडिंग, मतलब इसका क्या हो गया, डीनेचुरेशन हो गया. तो मतलब DNA A क्या करता है, 80 पेयर को ब्रेक कर देता है. ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो कि ये DNA B और C है. ठीक है, और देख रहे हो एनर्जी लग रही है, DNA C हट गया और उसने DNA B को कहाँ पर लगा दिया, आपके सेपरेटेड स्टैंड्स के ऊपर. ठीक है ना, तो ये हमने लाइन लिखी है कि DNA C का काम होता है कि जो DNA के स्टैंड सेपरेट हुए हैं वहां पर DNA B को लोड करना. ठीक है, तो 2 हेक्सामर्स लगते हैं. ठीक है, 2 ऑफ द रिंग शेप्ड DNA B हेक्सामर्स आर लोडेड इन द DNA अनबाइंडिंग एलिमेंट, वन ऑन टू ईच स्टैंड. तो एक स्टैंड पे एक, दूसरे पे दूसरा. अब उसके बाद क्या होता है ना, क्योंकि ये जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, तो वैसे हमारा DNA सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है, या बैक्टीरिया की बात करें, क्योंकि कहीं पर अगर सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन होता है ना, तो मे बी रिपेयर सिस्टम उसको वहां पे आके ठीक करने लग जाते हैं, या कुछ एंजाइम्स जो न्यूक्लियस होते हैं उसे डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं. तो दैट इज वाई यहाँ पर कुछ SSB प्रोटीन्स लग जाते हैं. SSB स्टैंड्स फॉर सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन.
इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेपरेटेड स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सब इनिशिएशन के स्टेप है। तो पहले डीएनए ए आएगा, फिर सी बी को लोड करेगा। ठीक है, और उसके बाद एस एस बी, या जैसे अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि फिर पॉलीमरेज आपका ट्री आएगा, जो कि आगे आपकी रेप्लिकेशन कराएगा। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन आते हैं, डीएनए ए क्या करता है, बी क्या करता है, सी क्या करता है। और अभी एक लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें जनरली सारे ही एंजाइम्स हैं। ठीक है, मैं अभी आपको शेयर कर ही देता हूँ, ये करेंगे डिस्कस, क्योंकि उसमें तो सारे ही हैं, चाहे प्राइमेस की बात करें, चाहे आपकी जो जो भी प्रोटीन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये इमेज है एक, तो ये अभी हम करेंगे डिस्कस। जैसे ये इमेज है, इसके अंदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई। देखो सबसे पहले आपको डीएनए ए दिख रहा है। ठीक है, हेलिकेस डीएनए बी, डीएनए सी का क्या काम है, लोडिंग कराना। एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, अभी बाकी अभी सब आएंगे। जैसे पॉलीमरेज 3 देखो, व्हाई इट इज द मेन एंजाइम, देखो इसके अंदर कितनी सारी सब यूनिट्स हैं, लिखा था ना ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इसमें ये सारी सब यूनिट्स होती हैं, तो ये वन बाय वन आएंगे अभी कि अलग अलग उनके क्या फंक्शंस हैं, और कैसे पॉलीमरेज 3 लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड दोनों पे डीएनए बनाता है। तो ये एक पूरी लिस्ट है जिसमें सारे प्रोटीन्स मेंशन्ड है विच आर इन्वॉल्व इन ई कोलाई। ठीक है, वो हम जब कंप्लीट कर लेंगे तब आप उसको देखना। बट अभी हमने डीएनए ए की बात करी है, हेलिकेस की बात करी है, डीएनए सी की बात करी है, और एसएसबी। एसएसबी का काम क्या होता है कि जो स्ट्रैंड सेपरेटेड है उनको बेसिकली क्या करना है आपका, उनको बेसिकली आपका स्टेबलाइज करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम है, द डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम होलो एंजाइम is linked through the tau subunit. Holo enzyme is linked through the tau subunit, through the tau subunit, comma, additional डीएनए बी इंटरेक्शन occurs। मतलब जैसे पॉलीमरेज 3 में अलग अलग सब यूनिट्स है ना, तो वो आपका टाउ सब यूनिट के थ्रू आगे लगता है। एडिशनल डीएनए बी इंटरेक्शंस अकर्स। The next point is as replication begins, as replication begins, and the DNA strands are separated, and the DNA strands are separated, are separated at the fork, separated at the fork, comma, many molecules of many molecules of single stranded binding protein, many molecules of single stranded binding protein, that is SSB, single strand binding protein, bind to and stabilize separated strands, stabilize separated strands, and DNA gyrase, and DNA gyrase in bracket topoisomerase 2, and DNA gyrase in bracket topoisomerase 2, topoisomerase 2 relieves the
relieves the topological stress, relieves the, कई बार ये होता है ना कि डीएनए में जैसे सुपर कोइलिंग हो रखी होती है, तो जो टॉपोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, रिलीव्स द टॉपोलॉजिकल स्ट्रेस induced ahead of the induced ahead of the replication fork by unwinding action, replication fork by unwinding action, by unwinding action। ठीक है, तो वो कह रहा है पॉलीमरेज 3 आगे लगता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन लगते हैं, और उसके बाद जो स्ट्रेस होता है कई बार फोर्क में आगे, रेप्लिकेशन फोर्क में, तो उसको रिलीव कौन करता है? आपका टोपोआइसोमरेज 2। ठीक है, टोपोआइसोमरेज जैसे हम और क्या बोलते हैं आपका डीएनए गायरेज। ठीक है, तो ये भी जब हम सुपर कोइलिंग पढ़ते हैं ना, तो उसमें पढ़ते हैं अलग अलग टोपोआइसोमरेज कौन नेगेटिव सुपर कोइल्स को इंट्रोड्यूस करता है, कौन पॉजिटिव को, तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बैक्टीरिया को जब रेप्लिकेशन इनिशिएट करना है तो वो कैसे, मतलब उसको पता लगता है। ठीक है, तो इसको भी आप लिखो, द टाइमिंग ऑफ द टाइमिंग ऑफ बैक्टीरियल द टाइमिंग ऑफ बैक्टीरियल replication initiation replication initiation is affected by replication initiation is affected by DNA methylation is affected by DNA methylation and interaction with and interaction with is affected by DNA methylation and interaction with the bacterial plasma membrane, with the bacterial plasma membrane the ORIC DNA is methylated by DAM methylase, is methylated by DAM methylase, which methylates the N superscript 6 position of adenine within the palindromic sequence GATC, within the palindromic sequence GATC। ठीक है, वो क्या करे कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो रेप्लिकेशन की टाइमिंग है, उसकी जो इनिशिएशन है, दैट इज अफेक्टेड बाय डीएनए मिथाइलेशन एंड इंटरेक्शन विद द बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द ORIC DNA is methylated by DAM methylase, ठीक है, which methylates the N6 position। ठीक है, क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा GATC, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तब भी ये GATC है। ठीक है, अब ये एक खास बात है यहाँ पे, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास मान लो एक डीएनए है, ठीक है, यू हैव एनी डीएनए, तो उसमें GATC मिलने के चांसेस कितने हैं? ठीक है, कि आपको ये सीक्वेंस डीएनए में मिले, तो इसको हम कैसे करते हैं, जैसे आपके पास मतलब 4 पोजीशंस हैं, तो यहाँ पर आपको G चाहिए, यहाँ पर A चाहिए, यहाँ पर T चाहिए, यहाँ पे C, तो G मिलने के चांसेस हैं 1/4। ठीक है, ऐसे ही A मिलने के चांसेस भी कितने हैं? 1/4, T के भी 1/4 और C के भी 1/4। ठीक है,
सो जी मिलने के 1/4, ए के, टी के और सी के 1/4। सो जब आप इसको, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मतलब 1 × 56, 256 बेस पेयर में। ऐसा मतलब मैं ये नहीं कर रहा सिर्फ GATC, आप कोई भी चार वाला ले लो, चारों ए है, चारों टी है, चारों सी है, तो 1 × 56 इसके चांसेस हैं कि एक बार आपको मिलने के चांसेस हैं 256 बेस पेयर में, ठीक है। लेकिन जब हमने मतलब हम यहाँ पर ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो GATC है, ठीक है, ये हमने जब ओरिजिन में देखा, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है उसमें कितने बेस पेयर हैं, 245, ठीक है ना। तो मतलब अगर एवरेज फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक ही GATC होना चाहिए इसमें। बट हमने क्या देखा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में 11 टाइम्स GATC प्रेजेंट था। वो यही शो करे ना, क्योंकि इसकी जो मिथाइलेशन है, जब लिखा ना टाइमिंग ऑफ बैक्टीरियल रेप्लिकेशन इनिशिएशन, तो मतलब GATC की जब मिथाइलेशन होगी तो वो सिग्नल देगा कि बैक्टीरिया को अपनी रेप्लिकेशन इनिशिएट करनी है। तो वैसे GATC मिलने के जो चांसेस हैं, दैट इज ओनली 1 × 256 बेस पेयर, ठीक है, जो एवरेज फ्रीक्वेंसी है मिलने की। बट इट वॉज प्रेजेंट 11 टाइम्स इन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसकी लेंथ कितनी है आपकी, सिर्फ 245 बेस पेयर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इनिशिएशन, ठीक है, ये हमने इसकी डिस्कशन करी आपकी इनिशिएशन की। तो ये आपको ना सब, ये सिर्फ अभी हमने प्रोकैरियोट्स की बात करी है। यू नीड टू रिमेंबर ऑल द प्रोटीन्स, डीएनए ए का क्या काम है, डीएनए बी का क्या काम है, डीएनए सी का क्या काम है, टोपोआइसोमरेज 2 का क्या काम है, और जैसे डैम मिथाइलेज यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि डैम मिथाइलेज क्या कर रहा है, वो N6 पोजीशन को वो क्या करता है आपका, मिथाइलेट करता है, क्या करता है उसको, मिथाइलेट करता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको भी कराता हूँ। एक तो जो मैंने आपको वही बताया कि जो बैक्टीरिया के अंदर आपका जो रेप्लिकेशन है, ठीक है, जो हमने बेसिकली बात करी थी अभी कि डीएनए रेप्लिकेशन में तो आपके 40 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया कैसे 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। चलिए एक आधा क्वेश्चन देखते हैं उससे बेस्ड आपका। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि उसी से रिलेटेड है जो हमने 40-20 की बात करी थी। It takes 40 minutes for a typical E. coli cell to completely replicate its chromosome. देखो ये उसने साफ लिख दिया, जो हमने कैलकुलेट भी करा था। Simultaneous to the, नेक्स्ट लाइन क्या लिख रहा है, Simultaneous to the ongoing replication, 20 minutes of fresh round of replication is completed before the cell divides, ठीक है। What would be the generation time of E. coli grown at 37 डिग्री सेल्सियस in complex medium, ठीक है। देखो अब जनरेशन टाइम तो हमें पता है वो 20 मिनट्स ही है, लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा सोचना जाके कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी। वैसे तो देखो पूरे डीएनए को रेप्लिकेट होने में 40 मिनट लगते हैं, लेकिन जैसे उसने लिखा ना कि 20 मिनट्स ऑफ फ्रेश राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब 20 मिनट्स की रेप्लिकेशन के बाद वो डिवाइड कर जाता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ये आपने सोचना है, क्योंकि जो दो क्वेश्चन और मैंने आपको दिए वो भी इसी पे बेस्ड हैं। एक 97 कौन सा दिया, एक 96 और एक 112, 111। तो पहले आप इसके बारे में सोचना ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है कि कैसे बैक्टीरिया, डीएनए तो 40 मिनट में रेप्लिकेट करता है, ये बात पक्की है, बट हाउ कम वो 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बाकी दोनों क्वेश्चंस भी अब एक बार देखना, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। और भी चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें से मार्क करा देता हूँ। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, वो भी आप ट्राई करना। एक ये 60 था, एक कौन सा दिया आपको, 96, और एक है आपका 111। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको मार्क करा देता हूँ। एक आप ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 17। देखो ये तो वही सिंपल क्वेश्चन है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूजुअली कंटेन्स 80 रिक सीक्वेंसेस। ये तो जो भी मैंने आपको बताया भी सही।
देन यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 25 दिया था मैंने कल आपको, 25 ट्राई करने को। हाँ 25 दिया था ना, ये भी चलो ट्राई करना एक बार दोबारा। 25 के बाद है कि जो आपने भी पढ़ लिया उसमें से देखते हैं। एक आप ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 105, 106, 105, 106, और एक ही मैंने, चलो ये अभी हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। 118 ना, क्योंकि इसमें उसने जो डीएनए लाइगेज होता है ना, उसका मैकेनिज्म बता रखा है। चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे, बाकी ये सब क्वेश्चंस आप ट्राई करना। चलिए जी, बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में।